Hi, good evening. This is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर फेब्रवरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फेब्रवरी रेवोल्यूशन 1917। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि रशिया के अंदर फरवरी 1917 में रेवोल्यूशन होता है और उस रेवोल्यूशंस की वजह से रोमनोव डायनेस्टी रशिया के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मतलब अदर वर्ड में कहें तो मोनार्की एबॉलिश हो जाती है, रशिया के अंदर से मोनार्की समाप्त हो जाती है। और वहाँ के जो रूलर्स होते हैं, जब रेवोल्यूशंस हो जाते हैं और जो पेट्रोग्राड के अंदर सोवियत बनती है, हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से रेवोल्यूशन 27 फरवरी को होता है और नेक्स्ट 28 फरवरी को उस सोवियत्स के मेंबर जाते हैं जार निकोलस सेकेंड से मिलने और उनको कहते हैं कि अब आप गद्दी यानी जो किंगशिप है उसे छोड़ दें, क्योंकि अब यहाँ रेवोल्यूशन हो चुका होता है। और तब इनके कहने पर और जो जार निकोलस सेकेंड के कमांडर्स थे उनसे सलाह मशवरा कर 2 मार्च 1917 को जार निकोलस सेकेंड गद्दी छोड़ देता है, या यूँ कहे उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ रशिया की गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने के लिए एक टेम्प्रोरी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है, ताकि जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए तब तक जो है वो देश के शासन को चला सके। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट रहती है जिसके हेड रहते हैं जॉर्ज लवाब, तो वो चला रहे होते हैं। उसी बीच जब जार निकोलस सेकेंड को गद्दी से हटा दिया जाता है तब उन्हें उनके पैलेस विंटर पैलेस से उन्हें अरेस्ट करके एक विस्साव नगर है रशिया के अंदर, वहाँ जो है वहाँ के जेल में वहाँ के डाल दिया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि फिर किस तरह से उनके ऊपर केस चलता है और 16 जुलाई 1918 में पूरे फैमिली के साथ उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट काम कर रही होती है और उससे आगे हम लोग आज देखेंगे कि आफ्टर फरवरी, यानी फरवरी के बाद तो हम लोग जानते ही हैं कि मार्च होता है, तो आखिर इस मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में रशिया के अंदर क्या हुआ। क्योंकि फरवरी का जो रेवोल्यूशन था रशिया के अंदर, लास्ट रेवोल्यूशन नहीं था, वहाँ एक और रेवोल्यूशन होना था। तो उसके और जो अक्टूबर में होता है, तो अक्टूबर और फरवरी के बीच क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग आफ्टर फरवरी के अंदर देखेंगे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले और पिछले वीडियो में भी चर्चा किया कि रशिया के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, स्थापित की जाती है। उनमें 3 तरह के लोगों की डोमिनेंसी होती है। पहला आर्मी ऑफिसर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कैवलरी यानी घुड़सवार सेना जो है वहाँ की, वो निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से, फायर ओपन करने से रिफ्यूज़ कर जाता है और रिवॉल्ट कर कर जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं उनके साथ आकर मिल जाता है। तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है तो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो भी इस गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योग धंधे वाले, उद्योगपति, और तीसरे जो रहते हैं वो लैंड ऑनर यानी ज़मीनों के मालिक, जिसको हम लोग लैंड लॉर्ड भी कहते हैं, ज़मींदार कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, उस गवर्नमेंट में के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस किसका था? पूंजीपतियों का था। जो सोसाइटी के प्रॉस्पर क्लास थे, जो समृद्ध वर्ग थे,
उनका जो है कब्जा हो गया था। लेकिन इन तीनों कंपोनेंट के अलावा दो और थे, वो एक लिबरल्स थे और दूसरे सोशलिस्ट थे। ये लोग भी चाहते थे, ये लोग भी खुश थे कि चलो मोनार्की ख़त्म हुई और नई गवर्नमेंट आई है, अपने लोगों की गवर्नमेंट है, अच्छे से काम करे। लेकिन इन दोनों का डिमांड था कि जितनी जल्दी हो वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के और बढ़ने के लिए काम होने चाहिए। इसके अलावा रशिया के अंदर जो मोनार्की के दौर में पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, एसोसिएशंस बनाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिए गए। यानी अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अपना संगठन बना सकता है। तो अब लोगों को ये फ्रीडम मिल गया कि वो अपने मनपसंद का एसोसिएशन, यानी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सोशल वेलफेयर वर्क करने के लिए एसोसिएशंस हो, कुछ भी वो बना सकते हैं और कोई भी पब्लिक मीटिंग्स वो कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मोनार्की के दौर में बैंड थी। लेकिन जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस हुए तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई तो इस तरह के तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो किसी के फ्रीडम पर, किसी के आज़ादी पर एक स्ट्राइक था, उसको जो है ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ जैसा हमने कहा पहले कि जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि जितनी जल्दी चुनाव इलेक्शन हो सके वो होना चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र जिस तरह की सोवियत एक रूसी वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंसिल, परिषद। तो जिस तरह की परिषद, जिस तरह की काउंसिल, जिस तरह की सोवियत पेट्रोग्राड के अंदर रेवोल्यूशन के जस्ट बाद इस्टेब्लिश्ड हुई थी, उसी तर्ज पर सारे रशिया के अंदर सोवियत इस्टेब्लिश्ड हुई। अब अप्रैल 1917 में एक टर्निंग पॉइंट और आता है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा तो जो रूस की सबसे फेमस शख्सियत थी, फेमस पर्सनालिटी थी, जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, उसके बारे में हम लोगों ने नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो अभी तक रूस से बाहर रहते हैं। लेकिन अप्रैल 1917 में वो वापस आ जाते हैं। लेनिन का जो पूरा नाम रहता है वो है व्लादिमीर इलियच यूलियानोव, लेकिन वो व्लादिमीर लेनिन के नाम से ही फेमस है। इनका जो बर्थ है वो 1817 में सिम्बार्क नाम जगह पर होता है और वो शुरू से ही क्या कहते हैं पढ़ने लिखने में तेज़ रहते हैं। और हालांकि उनके अंदर रेवोल्यूशनरीज जो है, क्रांतिकारी टेंडेंसी जो है वो शुरू से रहते हैं। यही वजह है कि जब वो कजान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे तो रेवोल्यूशन करने की वजह से, स्टूडेंट यूनियन बनाने की वजह से, स्ट्राइक करने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से 1991 में वो लॉ की डिग्री लेते हैं, यानी वो एडवोकेट बन जाते हैं। और 1891 में वो लॉ की डिग्री लेते हैं और 1895 से वो लेबर यूनियंस की पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। वो लेबर के एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं, उनकी स्ट्राइक करवाते हैं। और यही वजह है कि जब इस तरह के एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं तो जो जार रहता है, जार निकोलस सेकेंड, उसे जो है ये एक्टिविटी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे देश से निकाल देता है। और निकालने के बाद जो है उसके बाद वो सार्बिया के, उस टाइम में रशिया के अंदर से जिसको देश निकालने की सज़ा मिलती थी जैसे, तो उसे सार्बिया के अंदर भेज दिया जाता था। तो लेनिन को भी सार्बिया के अंदर भेज दिया गया था, लेकिन वो वहाँ
जो है कुछ दिनों रहे, उसके बाद दोबारा रिटर्न आए और अपने इन्हीं क्रांतिकारी, इन्हीं रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की वजह से फिर जो है उन्हें रशिया छोड़ना पड़ा और वो उसके बाद यूरोप के कई देशों में गए, लेकिन ज़्यादातर उनका रहना स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता था और वहीं से अपनी बोल्शेविक आइडियोलॉजी का वो प्रचार, एडवर्टीजमेंट किया करते थे। और उनका जो है, जो बोल्शेविक लोग रशिया के अंदर काम कर रहे थे, उनको वहीं से जो है वो ऑपरेट किया करते थे। लेकिन जब फरवरी 1917 में रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस हुए तो मोनार्की ख़त्म हो गई। तो लेनिन को भी लगा कि चलो भाई, अब तो मोनार्की ख़त्म हो गई, अब किस बात की खतरा, अब तो एसोसिएशन बनाने पर, पब्लिक मीटिंग करने पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी बैंड हो गए। अब जो है एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लिबर्टी, आज़ादी की सपोर्टर्स है, इसलिए ये सोचकर वो रशिया के अंदर आ गए। लेकिन जब रशिया के अंदर आए तो आते ही उन्होंने ये कहा कि उनका ये मानना था कि ये जो है टाइम जो है वो ऐसा टाइम है कि जो टेम्प्रोरी गवर्नमेंट है उसको सोवियत टुक ओवर कर ले, यानी सोवियत जो है वो उसको ले ले। क्यों ले ले? हमने ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो पूंजीपतियों की सरकार थी, प्रॉस्पर क्लास की सरकार थी। लेकिन जो बोल्शेविक्स थे, जो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के मानने वाले थे, जो सोशलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि जो रिसोर्स हैं वो हर आदमी के हाथ में बराबर जाना चाहिए। वो चाहते थे कि जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनकी गवर्नमेंट बने। इसीलिए लेनिन ने कहा कि जो सोवियत है उन्हें टुक ओवर कर लेना चाहिए ऐसी गवर्नमेंट। और इसलिए आते ही उसने एक 3 डिमांड उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनके सामने रखी। जो 3 डिमांड अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाते हैं। वो 3 डिमांड्स क्या थे अप्रैल थीसिस के अंदर? पहला, वार शुड बी ब्राउट टू एन एंड, यानी जो युद्ध है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि जो रूस की जनता थी वो शांति चाहती थी, वो सुकून चाहती थी। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई थी उसने अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वार से खुद को सेपरेट करने के लिए डिसीज़न नहीं लिया था। यही वजह है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में पहला डिमांड रखा, वार शुड बी ब्रॉट टू बी एन एंड, यानी जो युद्ध है वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरा डिमांड रखा, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीसान्ट्स, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीसान, यानी जो ज़मीन है उसका किसानों के बीच, मज़दूरों के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। यानी ऐसे लोग जिनके एक हज़ारों हज़ार बीघा ज़मीन है उन, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, तो वैसे लोगों से लेकर जिनके पास 1000 बीघा ज़मीन है वैसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिनके पास ज़मीन नहीं है। तीसरा, बैंक टू बी नेशनलाइज, यानी जो बैंक है, प्राइवेट बैंक थी, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी जो अभी प्राइवेट में चल रहा है उसको सरकार अपने अंडर में लेकर चलाए। जैसे हमारे यहाँ भी बैंक थी इंडिया के अंदर, वो प्राइवेट चला करती थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी का दौर था तो उन्होंने सारे बैंक को जो है अपने अंडर में ले लिया, यानी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी उसके ऊपर अब गवर्नमेंट जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो ये 3 डिमांड थे। अगर आप देखेंगे तो इस 3 डिमांड के अंदर ही कार्ल मार्क्स की थ्योरी छुपी हुई थी। और जिस तरह की सोसाइटी की रचना कार्ल मार्क्स चाहते थे, इस अप्रैल थीसिस के ज़रिए लेनिन भी वैसे सोसाइटी की का निर्माण, वैसे सोसाइटी को फॉर्म करने की सोच रहे थे। अब देखिए कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए?
सब लोगों का होना चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, किसानों का अधिकार होना चाहिए, मजदूरों का अधिकार होना चाहिए। अप्रैल थीसिस में क्या कह रहे हैं लेनिन कि लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, यानी जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उसे ज़मीन लेकर ट्रांसफ़र किया जाए। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो देश के संसाधन हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और गरीबों और मज़दूरों पर उसका अधिकार होना चाहिए। तो बैंक को जो नेशनलाइज करने की, बैंक टू बी नेशनलाइज्ड, यानी उसको राष्ट्रीयकरण की नीति के लिए जो अप्रैल थीसिस में कहा गया, तो वो उसी का एक पार्ट था। तो इस तरह से अप्रैल थीसिस के ज़रिए लेनिन ने रूस के अंदर कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से इम्प्रेस्ड होकर, उससे प्रभावित होकर ये तैयार किया था और रशियन सोसाइटी के अंदर वो क्या कहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते थे। और यही वजह है कि अपने ने इस लक्ष्य को, यानी क्या कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने जैसा कहा और उस टारगेट को पूरा करने के लिए, उस रेडिकल एम्स को अचीव करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो बोल्शेविक पार्टी है उसका भी नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। जब अप्रैल थीसिस और कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना तो बोल्शेविक पार्टी के भी बहुत सारे मेंबर सरप्राइज्ड रह गए, अचंभित रह गए कि लेनिन ये क्या कर रहा है, अभी तो तुरंत रेवोल्यूशंस हुए हैं, अभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही कहाँ है। क्योंकि जो इनके मेंबर्स थे उनका ये मानना था कि जो अभी प्रोविज़नल गवर्नमेंट है उनको चलते देना रहना चाहिए, यानी अभी उनको देश चलाने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। इसलिए वो क्या कहते हैं अप्रैल थीसिस हो या पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी करना हो, यानी एक वर्ड में कहा जाए जो लेनिन का रेडिकल्स एम था उससे जो है वो सहमत नहीं थे। और उनका ये मानना था कि अभी जो न्यूली गवर्नमेंट है, जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट है, उन्हें वक्त देना चाहिए। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कर जो इनके सपोर्टर्स थे, जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे, उनके भी जो है विचार बदलने लगे और वो भी ये महसूस करने लगे कि नहीं, अब एक और क्रांति की ज़रूरत है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे तमाम लोग जो चाहते थे कि न्यूली प्रोविज़नल गवर्नमेंट को टाइम दिया जाना चाहिए और उनके विचार अब बदलने लगे कि नहीं, एक और क्रांति, एक और रेवोल्यूशंस की ज़रूरत है। तो इस चीज़ों को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या सर्कमस्टांस इन लोगों के सामने आ गए कि वो भी इस बात का सपोर्ट करने लगे कि नहीं, एक और रेवोल्यूशन होना चाहिए। थैंक यू।